नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ सिविल प्रोसीजरल कोड। सिविल प्रोसीजरल कोड का मतलब है नागरिक प्रक्रिया संहिता। यानी जब हम लोग सिविल कोर्ट में कोई भी केस फाइल करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, वो किस किस फेज से होके कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। द ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स एंड मेथड दैट गवर्न सिविल प्रोसीडिंग इन द कंट्री। यानी ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजरल कोड बताता है मेथड और प्रोसीजर को जो कि भारत देश के किसी भी न्यायालय में केस को चलाने में लगता है। अब आइए जानते हैं, अगर आप कोई केस फाइल करने गए तो आप फाइल करने वाले हैं और आप किसके खिलाफ फाइल कर रहे हैं, तो ये दो पार्टियां होती हैं। तो ऑर्डर एक में बताया गया है पार्टीज के बारे में और दूसरा है फार्मिंग ऑफ सूट। आप कोई केस फाइल करना चाह रहे हैं, फ्रेमिंग करना चाह रहे हैं उसकी, तो वो बताया गया है ऑर्डर 2 में। फिर केस फाइल करने के लिए भाई आप तो डायरेक्ट फाइल नहीं कर देंगे, तो उसके लिए हायरिंग एडवोकेट्स, आप एडवोकेट हायर करेंगे कोर्ट में जाने के बाद में। और ये ऑर्डर 3 में बताया गया है। ऑर्डर 4 में बताया गया है मेकिंग प्लांट एंड इंस्टीट्यूशन सूट। जो आपका एडवोकेट होगा वो आपके प्रॉब्लम्स को सुनेगा, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करेगा और उसको फाइल करेगा कोर्ट में। ये ऑर्डर 4 में बताया गया है। ऑर्डर 5 में बताया गया इशू एंड सर्विसेज ऑफ समन। जो भी इशू है भाई, आपने कुछ बताया उसके बारे में, वो इशू समन जारी करेगा आपके विपक्षी को, जो आपका डिफेंडेंट है उसको, कि भाई क्या आपने ऐसा किया है कि नहीं। ऑर्डर 6 में बताया गया है रिटन स्टेटमेंट प्लीडिंग। यानी जो भी आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो रिटर्न में दीजिए, क्या क्या आरोप हैं। तो उसके लिए जैसे ऑर्डर 7 में बताया गया प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ, यानी जो दायर कर रहा है मुकदमा वो बताएगा लिख के। दूसरा है ऑर्डर 8 में बताया गया है कि प्लीडिंग ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि जो जिसके खिलाफ दायर कर रहे हैं भाई उसको समन भेजा जाएगा, वही बताएगा लिख के कि सर ये आरोप गलत है या मेरे ऊपर ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं। ऑर्डर 9 में बताया गया है अपीयरेंस ऑफ पार्टी एंड कंसिस्टेंस इन कोर्ट। और फिर ऑर्डर 10 में बताया गया है एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट। यानी दोनों लोग ऑर्डर 9 में आएंगे और ऑर्डर 10 में उन दोनों लोग की बहस होगी या दोनों लोग को जांच पड़ताल किया जाएगा। अब जांच पड़ताल करने के लिए कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर 11, 12, 30 में वो उस पर जवाब मांग लेती है। संबंधित जो अधिकारी रहते हैं उनके यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती है, रिपोर्ट आती है, उसकी जांच की जाती है, उसको एडमिट किया जाता है। फिर ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इशूज़, कोई इशू आ रहा है तो उसको फ्रेम किया जाता है। अगर कोई कुछ चीज़ें हटानी है उसमें से तो उसको डिस्पोजल में डाला जाएगा। और ऑर्डर 16 में फिर से सम्मन जारी किया जाएगा, भाई जो गवाह थे उसमें या सारी चीज़ें उनको, वो लोग आएंगे और फिर किसी एक डेट को सुनवाई रहेगी। तो फिर ऑर्डर 17 में बताई गई है सुनवाई के बारे में कि भाई जब सारे कलेक्शन हो जाएंगे डेटा के और विटनेस के तो उनकी हियरिंग हो जाएगी और डेट एडजॉर्न, अगर उस दिन नहीं आते हैं कोई तो वो डेट को कोर्ट एडजॉर्न्ड हो जाएगी। ऑर्डर 18 में बताया गया है नेक्स्ट डेट कंपलसरी प्रेजेंट हियरिंग। जो भी डेट अगली मिलेगी उसमें सभी लोग को कंपलसरी प्रेजेंट रहना होगा। ऑर्डर 19 में बताया गया है अगर किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा या कोई चीज़ और इंक्लूड करना चाहते हैं आप उसमें। ऑर्डर 20 में बताया गया है जजमेंट एंड डिक्री। भाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगी उसमें सारी चीज़ें देख के। फिर ऑर्डर 21 में बताएगी कि उस जजमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से कहाँ तक भाई मुकदमा दायर करने से लेके ऑर्डर होने तक ये सारी चीज़ों में जितने भी ऑर्डर होते हैं, ये ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 19 तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं ऑर्डर 20 में क्या, ऑर्डर 22 में क्या होता है। ऑर्डर 22 में होता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी। भाई किसी की शादी हुई अगर और वो सरकारी नौकरी कर रहा है, लोन वगैरह भी ले रखा है उसने, और उसकी डेथ हो जाती है इन केस, तो कैसे वो विड्रा करेगा लोन को, कैसे एडजस्टमेंट करेगा सूट को, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। ऑर्डर 24 में है पेमेंट इनटू कोर्ट। भाई कोर्ट को पैसा देना है तो उसके लिए पैसा भी नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट है वो भी नहीं है उसके पास।
तो ऑर्डर 24 में पेमेंट ऑफ कोड बताया गया, ऑर्डर 25 में सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट बताई गई है, ऑर्डर 26 में कमीशन इशू। भाई कोर्ट कहती है आपके पास पैसा नहीं तो आप कमीशन इशू करा लीजिए, आपके लिए कमीशन इशू कर दे रहे हैं, आपकी जांच भी बढ़िया से हो जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऑर्डर 27 में बताया गया स्वीट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर। भाई जो आदमी है जो मर गया है उसकी हस्बैंड, वो अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा था तो अगर उसकी वाइफ क्लेम करती है डिपार्टमेंट में पैसे के लिए, तो अब डिपार्टमेंट में कर दिया यानी गवर्नमेंट को कर दिया। तो ऑर्डर 27 में बताया गया कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोई केस दायर करते हैं उसके बारे में। 28 में बताया गया है स्वीट बाई द अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल एंड आर्मी एयरमैन, यानी ऑर्डर 28 में बताया गया अगर कोई आर्मी में है, कोई सेना में है तो उसके ऊपर केस करेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है। ऑर्डर 29 में बताया गया स्वीट बाई और अगेंस्ट कॉरपोरेशन के बारे में। ऑर्डर 30 में बताया गया है अगेंस्ट फर्म, यानी कोई फर्म है या बिजनेसमैन है, बिजनेस है, उसके ऊपर आप कैसे कंप्लेन करेंगे। ऑर्डर 31 में बताया गया है कोई ट्रस्टी है, कोई एग्जीक्यूटर है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके ऊपर आप कैसे केस करेंगे या कैसे क्या होगा, कौन कौन से केस हो सकते हैं। ऑर्डर 32 में बताया गया है स्वीट बाय द अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो भी विकलांग है या कोई अनसाउंड माइंड है या कोई पागल आदमी तो उसके खिलाफ कैसे क्या होगा। ऑर्डर 33 में बताया गया स्वीट बाय इंग्रेडिएंट पर्सन, यानी कोई नाबालिग है या सारी चीज़ें हैं तो उसके बारे में कैसे किया जाएगा। ऑर्डर 34 में बताया गया स्वीट रिलेटिंग टू मॉर्टगेज ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई कोई आदमी था उसने लोन भी ले रखा था और वो एक्सपायर कर गया, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसकी वाइफ कैसे इनमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे कैसे केस करेगी, इसके बारे में ये इन सब ऑर्डर्स में बताए गए हैं। ऑर्डर्स 35 में क्या होता है इंटरप्लीडर, अगर कोई आदमी मर गया है तो उसकी गवाही के लिए या कोई बिचौलिया आदमी ऐसा चाहिए जो चीज़ों को हैंडल करे, तो वो ऑर्डर 35 में बताया गया है। ऑर्डर 36 में बताया गया है स्पेशल केस के बारे में, तब ये एक स्पेशल केस बन जाता है तो तीसरा आदमी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर कोई चेक भी बाउंस हो गया, उसने दे रखा था, तो वो अगर निपटारा करना तो ये सारी चीज़ स्पेशल केस में आ जाते हैं। ऑर्डर 37 में हम जब जाएंगे तो ऑर्डर 37 में बताया गया समरी प्रोसीजर ऑफ नेग्जेबल मैटर। भाई जैसे कोई छोटे मोटे मैटर हैं तो उसको नेग्जेबल करने के लिए, ये उसको ना के बराबर करने के लिए हम ऑर्डर 37 की सहारा लेते हैं। ऑर्डर 38 में बताया गया अरेस्ट एंड अटैचमेंट, अगर कोई आदमी गलत किया है तो उसको अरेस्ट करना और उसको जेल भेजना, ये ऑर्डर 38 में बताया गया है। टेम्प्रोरी इंजेक्शन एंड इंटर लोकेटर ऑर्डर्स, और जितने भी उसके साथ के ऑर्डर थे उसको भी उसमें अटैच करना, उसको संलग्न करके सारे के खिलाफ कार्रवाई करना, ये ऑर्डर 39 में आता है। ऑर्डर 40 में आता है रिसीवर। भाई जब हम अपना ऑर्डर करेंगे तो कौन रिसीव करेगा, उसके पास जाता है। ऑर्डर 41, 42, 43 में जाता है ओरिजिनल एंड अपीलिएट डिक्रीज ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर रहता है वो रिसीवर जाएगा और ओरिजिनल ऑर्डर और अपीलिएट डिक्री यानी जो भी ऑर्डर हुआ उसके पक्ष में, वो सारी चीज़ कोर्ट उनको समय देती है कि जैसे भाई हमारे खिलाफ मुकदमा किसी ने दर्ज करवाया तो कोर्ट हमको भी समय देगी कि ठीक है आप अपील कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में जाके आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, ये सारी व्यवस्था आपके लिए है। तो ऑर्डर 44 में क्या है प्रॉपर अपील, भाई आप फिर से उसी कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या ऑर्डर 45 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उससे उच्च न्यायालय में आप जाके अपील कर सकते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में ऑर्डर 46 में आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर ऑर्डर 47 में बताया गया है कि आप रिव्यू कराना चाह रहे हैं, भाई वो केस है, अगर आपको लगता है कि जज के सामने सारे तथ्य नहीं ठीक से रखे गए तो आप उसके लिए उसका रिव्यू भी करा सकते हैं। ऑर्डर 48 में मिसलिनियस के लिए है, कोई चीज़ें हैं। ऑर्डर 49 के लिए चार्टर्ड हाई कोर्ट से, भाई आप हाई कोर्ट के भी चार्टर्ड से उसको वो कर सकते हैं। ऑर्डर 50 में बताया गया प्रोविंशियल स्मॉल केसेस कोर्टेड, जो छोटे कोर्टों में आपके केस चल रहे हैं उसको भी मूव आउट कर सकते हैं। प्रेसिडेंसी स्मॉल केसेस कोर्टेड, ये ऑर्डर 51 में बताया गया। तो यानी सारी चीज़ें, जब कोई भी वाद दायर करना सिविल कोर्ट में, वो स्टार्ट होता है वहाँ से लेके लास्ट तक जितनी भी बातें होती हैं ये सारी सिविल प्रोसीजरल लॉ के कोड में बताई गई हैं, यानी जिसको सीपीसी हम लोग कहते हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो देख के एक समझ में आ गया होगा कि सीपीसी के जो 51 आर्डर्स हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हम इसको यूज करें, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी पढ़ने में, याद करने में। बाय बाय, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे की भी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।